गुड इवनिंग करुणा। गुड इवनिंग मैम। वॉइस ऑडिबल है प्रॉपर्ली और गुड विजिबल है? यस मैम। ओके। और लास्ट हमारा लेक्चर परसों लगा था है ना, उसमें Yes, मैंने ma'am. आपको कॉन्सिक्वेंसेस करवा दिए थे ना रिगार्डिंग द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया था। यस मैम, वो हो गए थे। ठीक है, तो उस दिन हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए थे। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बीबीटी में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। बीबीटी क्या बोलता है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें पता है मीथेन में जो सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन, और कार्बन के केस में इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? 2s। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2s2 2p2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे 2s और 2p, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में जब पार्टिसिपेट करता है तो कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? दे आर दोज ऑर्बिटल्स व्हिच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कार्बन के केस में जो ऑर्बिटल्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 2s एंड 2p। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी की ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो बाकी की ऑर्बिटल्स नहीं पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब जैसे यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, यू हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स, और हाइड्रोजन एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, वही इसकी वैलेंस ऑर्बिटल है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 1s1। तो हमें क्या करना है, 4 हाइड्रोजन्स के साथ कार्बन का बॉन्ड बनाना है। तो हमें पता है उसके लिए हमें पहले एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करनी पड़ेगी। इस तरह से अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन में प्रेजेंट होंगे, और हाइड्रोजन के 1s के साथ ये क्या कर जाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ और स्टेट नहीं करता, बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दी गई है कि जो एटम है अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में? दे आर वैलेंस ऑर्बिटल्स। जैसे कार्बन के 2s और 2p जो कि उसकी वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहले लिख लो, इट वाज गिवन बाय Hitler and London. It was given by Hitler and London. It states that atoms participate in bond formation. Atoms participate in bond formation by the overlap of valence orbitals. By the overlap of valence orbitals. But इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिमिटेशंस हैं। देखो अभी कल परसों आपको मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पे आपको दो तरह के बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, कौन सा? एक बॉन्ड तो ऐसा है जो 2s और 1s के ओवरलैप से बन रहा है, this is formed by the overlap of 2s and 1s, while
the other three types of bonds, ये जो तीन और bonds है ये एक कैटेगरी के है ना, ये बॉन्ड अलग है और ये तीन बॉन्ड डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये कैसे बन रहे हैं, बाय द ओवरलैप ऑफ 2p एंड व्हाट 1s of hydrogen. So according to you, which among these two bonds is more stronger? कल परसों हमने डिस्कस किया था ना, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा या ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? 2p1s p1s will be more strong. तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर आपके पास चार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो उनमें से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा, which is formed by the overlap of 2s with 1s orbital, while the other three carbon hydrogen bonds, these will be strong, है ना? These bonds will be more strong. But क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। मीथेन की अगर हम कभी भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं मीथेन के केस में सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना? तो ये पहला लिमिटेशन आ गया वीबीटी का कि इसके अकॉर्डिंग मीथेन के अंदर दो तरह के बॉन्ड्स होंगे, एक वीक होगा, बाकी के जो तीन बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे। फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन आती है बॉन्ड एंगल पे। फर्स्ट लिमिटेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और जो अगली एप्लीकेशन है दैट इज रिलेटेड विद बॉन्ड एंगल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको मैंने बताया था p ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। मान लो हमारे पास ये तीन एक्सिस है, दिस इज x y एंड z। तो अगर मुझे यहाँ पे p ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं, लेट्स सपोज मुझे px बनाना है, तो हमें पता है px का मतलब p ऑर्बिटल्स की डायरेक्शंस फिक्स होती है। अगर मैं px बोल रही हूँ तो उसका लोब ऐसा होगा, इस तरह से, ये px हो गया। अगर मुझे py ड्रॉ करना है यहाँ पे तो फिर उसके लिए मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, है ना? तो दिस इज योर px ऑर्बिटल, दिस इज योर py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल ऐसी हो जाएगी आपकी तरफ, है ना? उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते पर वो ऐसे प्रेजेंट होगी। तो अगर ये तीन ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो कैसा बॉन्ड बनेगा? एक तो ये आपका px ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा? इट विल ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका इस साइड पे बन रहा है ऐसे, है ना? दूसरा py भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हमारे पास नेक्स्ट कैसे बन जाएगा? इधर, है ना? मतलब ये भी ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप कर जाएंगे, ये आपका हाइड्रोजन है। तो मतलब ऐसा हो गया है कि एक बॉन्ड तो आपका इधर बन गया, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैपिंग यहाँ हुई, और एक बॉन्ड आपका इधर बन गया, कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैप यहाँ, और एक बॉन्ड यहाँ बन गया। आपको क्या लग रहा है कि इसके हिसाब से जो आपके पास हाइड्रोजन कार्बन वाला जो बॉन्ड एंगल बनेगा दैट इज इस हाइड्रोजन में फिर कार्बन और इस हाइड्रोजन में यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए इसके हिसाब से? 90 डिग्री। 90 डिग्री, है ना? तो इसके हिसाब से अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। बट एक्चुअल में क्या बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है? नहीं होता। एक्चुअल बॉन्ड एंगल हमें पता है टेट्राहेड्रल सिस्टम में 109 डिग्री 28 मिनट्स ये होता है। तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस कुछ थे, जिसमें से पहला लिमिटेशन था कि हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट आएगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मीथेन के अंदर, वो भी ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। दूसरी लिमिटेशन थी हमारे पास बॉन्ड एंगल्स की, दैट वी एक्सपेक्ट बॉन्ड एंगल्स टू बी इन द रेंज ऑफ 90 डिग्री व्हाई बिकॉज़ ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ प्योर p ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बट वो भी केस नहीं होता, तो फिर उसको रिमूव करने के लिए, इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी जो आती है हमारे पास दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट अप विद हाइब्रिडाइजेशन पहले हम इसकी लिमिटेशंस नोट कर लेंगे, ठीक है? तो इसकी लिमिटेशंस लिख लो, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे। So write down the limitations of valence bond theory. Number 1,
according to valence bond theory, there exist two types of bonds. There exist two types of bond with different bond strength. ठीक है? One which is formed by the overlap of 1s and 2p, and the other is formed by the overlap of 1s with 2s. और ये overlapping जो है that is more strong. और ये bond जो होगा that will be weak. ठीक है? But it was observed that all the carbon hydrogen bonds are equally strong. ठीक है? But then later it was observed that all these are equally strong. ठीक है? तो ये होगी हमारी पहली लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड की. नेक्स्ट लिमिटेशन देखो. Due to the participation of pure p orbitals, the hydrogen carbon hydrogen bond angle कितना एक्सपेक्ट करेंगे इसको? बॉन्ड एंगल is expected to be of the order तो कितना ऑर्डर करना चाहिए? 90 डिग्री. ठीक है? पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. बट actual bond angle was observed, to be 109 degree 28 minutes. ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस रहती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट थ्योरी जो इंट्रोड्यूस की गई थी दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन. Right now, next theory is hybridization. Right now, it was given by Pauling in 1931 and चलो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन से हमारा मतलब क्या होता है. Right now, see what according to hybridization is. जैसे कार्बन में हमें पता है कि 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन्स थे. पहले तो एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाएगी, उससे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे हमें. दिस इज 2s एंड दिस इज 2p. नाउ व्हाट हैपेंस इज हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी आपस में सेम है उनकी मिक्सिंग होती है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है? तो उसके लिए हमें देखना होगा वुंड्स रूल. वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हो ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d देन 4s 4p 4d एंड 4f. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या 1s की एनर्जी 4d के साथ है, मतलब क्या 1s की और 4d की एनर्जी सेम है, तो we will say no. Lower is the principal quantum number, lower will be the energy. Higher is the principal quantum, higher is the energy. तो जिसका principal quantum number कम है उसकी एनर्जी कम ही होगी.
तो 1s की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा किसके साथ सिमिलर हो सकती है, नॉट आइडेंटिकल, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट वी यूज द वर्ड सिमिलर, कि उसके जैसी आसपास की होगी। तो 1s की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा 2s के पास हो सकती है, 2s के साथ की हो सकती है, या 2p मैक्सिमम। और ऐसे ही 2s और 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, 2p की ज्यादा से ज्यादा किसके साथ सेम हो सकती है, 2s के तो साथ है ही है, उसकी 3s की जितनी भी हो सकती है ना। तो या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो कि हाँ 2s है और दूसरा 2p है, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एनर्जी विल बी ऑलमोस्ट सेम। या फिर जैसे अच्छा और एग्जांपल 3s की एनर्जी 3p और 3d, इनकी एनर्जी आपस में ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, तो इनकी तो एनर्जी सेम होगी जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। पर उसके अलावा क्या हो सकता है, हम बोलते हैं कि 3d के बाद कौन सा आता है हमारे पास 4s, तो ये भी हो सकता है कि 3d की एनर्जी 4s के जैसी हो या 4p के जितनी हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 3d की एनर्जी 6s के साथ सेम हो जाए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या तो बिल्कुल सेम होना चाहिए या एक का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे 3d की 4s या 4p के साथ मिल सकती है क्योंकि 3d प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और 4s और 4p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो 3 और 4 आसपास है, ऐसे करना है, ठीक है। किसी के साथ भी मिक्सिंग नहीं हो सकती, कुछ स्पेसिफिक इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स के साथ ही मिक्सिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि we have 2s and you have 2p orbitals, 2p में x, y और z तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, इनफैक्ट चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे। पहला तो ये हो गया कि जिसकी एनर्जी इक्वल है, इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें मिक्सिंग होती है। अब हमें देखना है कि कितने आपस में मिक्स हो रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल्स अगर आपस में मिक्स हो, देयर इज मिक्सिंग ऑफ 4 ऑर्बिटल्स। तो मिक्सिंग होने के बाद हमें क्या मिलती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर पहले 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे थे तो अभी भी 4 ऑर्बिटल नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, जितने पुराने आपस में मिक्स हुए। अगर पहले 4 मिक्स हुए हैं तो अभी भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग, इनको हम क्या बोलेंगे, दिस इज s, दिस इज p। पर अब ये क्या हो जाएंगे हमारे पास मिक्सिंग के बाद, इनको हम बोलेंगे दीज आर दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ इसका नाम कैसे करना है, पहले चेक करते हैं कितना मिक्स हुआ। हमने क्या किया, एक s को मिक्स किया और साथ में p कितने मिक्स किए, 3, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा sp3। किसका नाम, ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग, इनका नाम हो जाएगा sp3। अब इसका नाम भी sp3 है, हर एक का नाम sp3 होगा, ठीक है। तो दैट मींस 1s plus 3p कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 plus 3 कितने बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनका नाम क्या हो जाएगा, sp3, दिस वे। ओके, नाउ सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक्साइटेशन के बाद अनपेयरिंग हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स जो है 1s, वो इस कार्बन के साथ ओवरलैप करेंगे, इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो अब इसमें हम दोनों लिमिटेशंस जो है हमारी वो रिमूव हो जाएंगी। 1 सेकेंड, यस। सो इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दोनों लिमिटेशंस थी वो रिमूव हो जाएंगी। नंबर 1 बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, हमने अलग अलग देखे थे कि 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, बट अब सारे बॉन्ड सेम हो गए हैं, है ना। हर कोई कैसे बन रहा है, बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 विद s, है ना। पहला बॉन्ड भी, दूसरा बॉन्ड भी, तीसरा बॉन्ड भी और लास्ट बॉन्ड भी, एवरी बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 with s, so all bonds they have equal bond strength और bond angle भी सबका
सेम आएगा, ठीक है, दैट विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, सो अब हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। उससे साथ साथ में अगर प्लीज कोई भी डाउट्स हैं तो साथ साथ में क्लियर करते रहना, ठीक है। राइट डाउन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, mixing of atomic orbitals, mixing of atomic orbitals of equal energy to produce same number of hybrid orbitals having identical energy and shape. This process is called as hybridization. एक और पॉइंट लिखो, bonds formed by hybrid orbitals are stronger as compared to those formed by pure orbitals. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिखा, जैसे मीथेन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने देख लिया कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किसकी ओवरलैपिंग से बनता है, sp3 की 1s के साथ। तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, बट अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करें तो कैसे बनता है, उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, तो इसमें इसका 1s दूसरे के 1s के साथ ओवरलैप करता है, तो ये हो गया बॉन्ड्स। हियर इन दिस केस द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पर यहाँ बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विद प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गई है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू दी फॉर दोस फॉर्म्ड बाय सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जैसे मान लो आपके पास CH3 का बॉन्ड है, एक आपके पास बॉन्ड है मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का, और दूसरी साइड पे बॉन्ड है हाइड्रोजन का। ये कैसे कर रहा है, इसका sp3 इसके sp3 के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसमें sp3 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, और इसमें 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि व्हिच बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, तो हम क्या बोलेंगे, जहां दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोस बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रांग। यहां दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यहां इस केस में हाइब्रिड के साथ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इस साइड पे तो दोनों ही प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा हो जाएगा, कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, एक पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन the percentage of S character is proportional to bond strength and is proportional to stretching frequency, and percentage of S character is inversely proportional to bond length.
इसका मतलब अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है, जैसे मान लो अगर मैं इसमें कंपेयर करती हूँ by taking the example of hydrocarbons, you have carbon-carbon bond formation in ethane and you have ethene और दूसरा हमारे पास है एसिटिलीन। तो हमें चेक करना है कि हमें 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप आइडिया लगा सकते हो। ये बन रहा है sp3 और sp3 की हाइब्रिडाइजेशन से ये बनता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन sp। ये मैं आपको बाद में समझा दूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसी आती है, पर हम यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हुआ, sp3, इसका मतलब 25% s कैरेक्टर है और 75% p कैरेक्टर है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज 25। हियर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या है, 33 के अराउंड s होगा और 33 के अराउंड p कैरेक्टर होगा, है ना। तो ये हमारे पास 66 के अराउंड या 67 के अराउंड हमारे पास p कैरेक्टर होगा। तो यहाँ 33% and your percentage of s character is 50%. So this bond which is having less percentage of s character is weak and जैसे here in this case percentage of s character अगर increase होता जा रहा है तो उससे क्या होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में bond strength भी क्या होती जाएगी, increase। और bond length, किस bond length की बात कर रहे हैं हम, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, वो क्या होती जाएगी, दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम समझेंगे बाय डिस्कसिंग दी 2 केसेस। फर्स्ट केस हम लेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल का और दूसरा केस जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फॉस्फीन, दैट इज फॉस्फरस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, नाउ सी, अमोनिया के बनते टाइम हमारे पास क्या होता है, पहले हम सेंट्रल एटम लिखेंगे। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन इन दिस केस। इस केस में वैलेंस ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, 2s2 2p3। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सीधा वैलेंस ऑर्बिटल्स सीधा वैलेंस ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाने, तो उससे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहले हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो यहाँ पे किसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, 1s और 3p की, तो 4 बनेंगे, कौन से बनेंगे, 4sp3 hybrid orbitals will be formed। एक sp3 में लोन पेयर प्रेजेंट होगा ये वाला, और बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, इस केस में अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। पर इसी तरह से अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, फॉस्फीन्स की बात करूं, तो हम सोचते हैं कि फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। तो उस हिसाब से जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप हाइब्रिडाइजेशन सीखी है, बिल्कुल वैसे ही फॉस्फीन के केस में भी सेम ही होगा।
we expect that in this case also phosphorus की जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है वो कौन से हैं 3s एंड 3p 3p में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना 1 सेकेंड हाँ तो इस केस में फॉस्फीन्स के केस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉस्फोरस में भी यही होगा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में इसके हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो इस केस में भी पहले हाइब्रिडाइजेशन होती होगी हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास इस तरह से sp3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद ये वाले फॉस्फोरस जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से हमारे पास कोई इसको भी ड्रॉ मत करना ये गलत है मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा सा है कि इसमें भी फिर हम सोचेंगे कि जैसे अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है वैसे फॉस्फीन्स में भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 होगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा पर नहीं उसका स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दिस इज रॉन्ग एक्चुअल में फॉस्फीन्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं ठीक है इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती और स्ट्रक्चर कैसा आता है नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉस्फीन्स के केस में फॉस्फोरस के पास 3s और 3p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ठीक है अब क्या होगा ना ये जो s वाली ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती नहीं है सिर्फ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे ये वाला हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ और अभी हमने मीथेन जब डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री और जो तीसरा फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा यहाँ पे है ना तो हर फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है दैट इज 90 डिग्री है ना तो हर फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना है दैट इज 90 डिग्री पर ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते सो नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी कि ऐसा क्यों होता है कि अमोनिया के केस में तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बन गया पर इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है ठीक है और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका रीजन जहां पे मैंने टॉपिक लिखा एनर्जेटिक्स किस वर्ड से आता है एनर्जेटिक्स का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है ठीक है क्या कॉन्सेप्ट है उसका जब अमोनिया बनता है लाइक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन्स दे कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया राइट अब इसमें होता इस प्रोसेस में हमारे पास या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में दैट 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन्स विल फॉर्म अमोनिया तो यहाँ पे ना कुछ एनर्जी लग रही है अमोनिया को बनाने के लिए क्या लग रही है कोई ना कोई एनर्जी यूज हो रही है और वो कौन सी एनर्जी यूज कर रही हो रही है सबसे पहली तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह का सिस्टम था ठीक है सबसे पहले हमारे पास कौन सी एनर्जी लगेगी दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशनल एनर्जी
कुछ केस में तो एक्साइटेशनल एनर्जी भी लगती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशनल एनर्जी लग रही है ना, कि हाइब्रिडाइजेशनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि हाइब्रिडाइज करने के टाइम पे कितनी एनर्जी लग रही है। ऐसा नहीं होता कि ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे, आपको कुछ एनर्जी बाहर से नहीं देनी पड़ेगी। जो आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, उस एनर्जी को यूज करके वो अपनी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है। तो दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशनल एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट, कि कितना आपको आपका अमाउंट खर्च हुआ है, ये वो हो गया ना कि उसने सराउंडिंग से उधार पे ले रखी है एनर्जी, तो ये हो गया उसका कॉस्ट। अब इसके बाद गेन क्या होता है इस केस में, गेन ये हो जाएगा कि जब आपका अमोनिया बन जाएगा तो फिर उसके टाइम पे थ्री स्टेबल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओके, थ्री स्टेबल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ऐसा कभी होगा अगर आपके पास जब भी बॉन्ड्स बनते हैं, स्टेबल बनते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी कौन सी होती है, बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इन दिस केस बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, अब ये है कि अगर आपकी कॉस्ट कम है और गेन आपको ज्यादा हो रहा है, मतलब कि बॉन्ड एनर्जी, जितना सिस्टम स्टेबल कम होता है, जब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कम करे, उसके पास एनर्जी कम होनी चाहिए तभी वो स्टेबल है। तो जितनी कम एनर्जी को वो एब्सॉर्ब करेगा और जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर देगा, सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर गेन करते टाइम, मतलब गेन क्या हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, अगर गेन ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी लॉस इज मोर। गेन कॉस्ट क्या थी, एनर्जी का गेन होना, अगर कोई एनर्जी का गेन कम हो रहा है एज कंपेयर टू एनर्जी लॉस, तब तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो इसका मतलब फॉस्फीन्स के केस में प्रॉब्लम क्या रही होगी कि फॉस्फीन्स के केस में जो आपका कॉस्ट था वो बड़ा था एज कंपेयर टू गेन। दैट मींस जो आपको हाइब्रिडाइजेशनल एनर्जी है, सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशनल एनर्जी, 3s और 3p को आपस में मिक्स करने के लिए जो एनर्जी लग रही थी, दैट वाज हाइब्रिडाइजेशनल एनर्जी, दैट वाज मोर एज कंपेयर टू द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या थी, बॉन्ड एनर्जी वाज कि कितना एनर्जी रिलीज होगा जब 3 फास्फोरस हाइड्रोजन्स बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम क्यों थी, क्योंकि आपके पास जो फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे थे, they were not very stable। ठीक है, तो they were not very stable, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है कि काफी ज्यादा अमाउंट में बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो जाए। तो फिर इस वजह से ना कॉस्ट ज्यादा लग रही थी, एनर्जी को वो यूज बहुत ज्यादा कर रहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करवाने में। पर जब एनर्जी को रिलीज करने का टाइम आया, तो हाइड्रोजन फॉस्फोरस बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग बने नहीं, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज कर नहीं पाएगा ज्यादा। दैट्स व्हाई यहाँ हाइब्रिडाइजेशन को वो प्रेफर ही नहीं करता। तो वो क्या करता है कि बिना हाइब्रिडाइजेशन करवाए कि कुछ एनर्जी लो ना सिस्टम से, क्योंकि सराउंडिंग से, क्योंकि बाद में हम उसे उतनी रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे एनर्जी लेनी ही नहीं है, तो दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन करवानी ही नहीं है। सीधा हमारे पास क्या होगा, सीधा फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड दे विल बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, यहाँ तक सबको समझ आया है। अभी क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा शायद किसी स्टूडेंट के आ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बता रहे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग था, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, और यहाँ हमें तो नहीं पता फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड शायद स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। पर पहले हमें पता तो होना कि बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं, तभी हम बता पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है या नहीं। तो वो मैं आपको अब इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, बट अप टिल हियर इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो ये जो इसका आंसर है कि जो हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं, वो हमें कैसे पता लगेगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था
कि जितना ज्यादा आपका सराउंडिंग एटम, जैसे मैं सराउंडिंग एटम को L की फॉर्म में बोल रही हूँ, मोर इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो उससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना ज्यादा ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उतना ज्यादा इस पे नेगेटिव चार्ज और उतना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज, और प्लस और माइनस के बीच में हमारे पास कौन सी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं? दीज आर दी attractive forces which operate in between both of them. And जैसे ही attractive forces आती हैं तो हमारे बॉन्ड्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं? स्टेबल। दूसरा हमारे पास तरीका क्या हो सकता है? एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल की मोलिक्यूल, मैं यहाँ पे ए कर देती हूँ कि मान लो ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये हमारा सराउंडिंग का एटम है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, दैट लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ठीक है, फिर उससे क्या है, ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन तो अभी भी हो रही है ना। तो बेसिकली बॉन्ड स्टेबल तब बनेंगे जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहां पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शंस क्रिएट होंगी सिस्टम में एंड बॉन्ड्स फॉर्म्ड विल बी स्टेबल। ओके, स्टेबल इज बॉन्ड, तो स्टेबल बॉन्ड होने से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड्स जो है वो स्टेबल बन जाएंगे। बॉन्ड स्टेबल होने से क्या होगा, bond energy will be released more, bond energy will be released more, ठीक है। पर अब इस केस में यहाँ पे तो जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड था, तो आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया। पर फास्फोरस हाइड्रोजन के केस में आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की बिल्कुल ऑलमोस्ट हाइड्रोजन की जैसी होती है, ठीक है। तो फिर उस केस में जब सेम सी हो गई ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो फिर वहां पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाज नॉट एबल टू फॉर्म, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए, तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी एंड जो है फिर उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती। तो ये रीजन है। पर एग्जाम में ना आपने बस एक ट्रिक याद करनी है, ठीक है, और वो ट्रिक हमारे पास क्या है, ड्रैगोज, जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ड्रैगोज रूल। इसके बेसिस पे हम कुछ कंपाउंड्स याद कर लेंगे जिसमें हमें याद रखना है कि हाँ ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का? Yes, ma'am. देखो, the lone pair of s orbital, the lone pair of s orbital of the central atom
of the central atom does not participate in hybridization if the electronegativity of surrounding species is less than 2.5. Now what does this mean? एक तो ये पॉइंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है. दूसरा याद रखना है that the central atom must belong to third, fourth, fifth or other higher period. Third, fourth, fifth and other higher period. यहाँ पे ना 2.5 के ब्रैकेट में लिख लो जनरली हाइड्रोजन. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो सेंट्रल हमने लिखा सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू 3, 4, 5 पीरियड एंड सो ऑन. इसका मतलब क्या है? अगर आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करते हो, अगर आपका जो सेंट्रल एटम है, इफ द सेंट्रल एटम that belongs to second period, फिर तो आंख बंद करके बता देना है कि हमेशा और हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगी. ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं होगा जिसमें सेकंड पीरियड के जो एटम्स हैं वो हमारे पास जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मतलब आपका सेकंड पीरियड जो है उसका एटम सेंट्रल एलिमेंट है. ठीक है, उस केस में ऐसा नहीं होने वाला कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे आप अमोनिया ले लो, अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन. ठीक है, वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन. देन यू हैव हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सेंट्रल एटम बोरॉन. सब में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है. ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ना हो. पर ध्यान, मैंने क्या बोला? सेंट्रल एटम होना चाहिए. अब जैसे मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ तो फ्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, तो आपने ऐसे नहीं बोला कि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होगी. पर यहाँ सेंट्रल एटम तो कोई भी नहीं है ना. ये भी आपका सराउंडिंग है, ये भी मतलब दो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं. तो ये तो फिर पता ही है, इसमें तो 2p का 2p के साथ ओवरलैप होगा. पर जहां आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट सेंट्रल एटम की पोजीशन ले ले, वहां हमेशा हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल. ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है. तो कहां हाइब्रिडाइजेशन? ये तो हो गया आपका सेकंड पॉइंट. क्लियर है दैट? नहीं, सेकंड पॉइंट नहीं, अभी मैं फर्स्ट दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. पर ये आपने इसको थर्ड पॉइंट बना लो, चाहे इसको एज इट इज याद कर लेना. अब देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या है? लोन पेयर ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम. तो जैसे कि मैं फॉस्फीन्स का एग्जांपल लेती हूँ. फॉस्फरस में 3s और 3p था. ये वाला लोन पेयर था, ये किसका था? 3s का. s का था ना ये. दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. ये इस लोन पेयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो द लोन पेयर ऑफ s ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. कब पार्टिसिपेट नहीं करेगा? इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज इज लेस देन 2.5. तो यहाँ इसको फॉस्फीन्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, अब देखो फॉस्फरस में भी ना आगे दो एग्जांपल्स बन जाएंगी. कौन सी? एक तो फॉस्फीन PH3 और एक ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन. तो ये तो मैंने आपको बता दी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती. इन दिस केस, in the case of phosphine there is no hybridization possible. है ना? तो क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि लोन पेयर जो है s ऑर्बिटल का, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला. कब?
जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो जाए, और वो किसकी कम होती है 2.5 से? ज्यादातर हाइड्रोजन की कम होती है। तो हाइड्रोजन ले लिया सराउंडिंग एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो फिर उस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। पर कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम भी एक बार चेक कर लेना कि वो किसका होना चाहिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ या हायर पीरियड का। जैसे कि यहाँ पे फास्फोरस है, तो हमने देखा सराउंडिंग एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती? अगर सेंट्रल एटम थर्ड या उसके ऊपर के पीरियड का है। पर ये वाले जो केस है, इनमें तो हो रही है हाइब्रिडाइजेशन, चाहे सराउंडिंग एटम कौन सा है, इट इज ऑफ द इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। पर हमने यहाँ पे देखा कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड फोर्थ या फिफ्थ का नहीं था, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का था। तो जब सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होगा हमारे पास, उस केस में तो हाइब्रिडाइजेशन होगी ही होगी, चाहे आप साथ में उसके हाइड्रोजन ही क्यों ना लो, ठीक है। पर अगर आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या उससे ज्यादा के पीरियड का है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो उस केस में हमेशा ऐसा नहीं होने वाला कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल कब? अगर सराउंडिंग का स्पीशीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन था। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा ना कि वो तब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब सराउंडिंग की स्पीशीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा की हो जाएगी, जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, फिर उस केस में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अंकिता क्लियर है? तो ये रूल है हमारे पास, ड्रैगोस रूल। ये आपका रूल है जो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, मतलब बट ये है कि आपको रूल समझ आना चाहिए कि रूल 1 और रूल 2 क्या बोलते हैं। ये करुणा आपको भी क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. तो अब मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आप देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी या नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने 8 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं। आपने इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कि किस केस में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है और किस केस में नहीं, ठीक है। कर लिया सबने? फर्स्ट केस में बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी या नहीं? No, ma'am. हाँ, SF2 इसमें हो जाएगा, है ना। Yes, ma'am. सिलेनियम के केस में H2 में No, ma'am. या नहीं, और यहाँ Yes, ma'am. हाँ। तो इस केस में देखो यहाँ पे तो है ही नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, तो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे फ्लोरीन हो, बिना देखे कर दो, इनमें हाइब्रिडाइजेशन इज
पॉसिबल। ओके, अब जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ड्रैगोस कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ड्रैगोस कंपाउंड, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, याद रखना। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट हम करेंगे हाइब्रिड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हाइब्रिड नंबर। What is hybrid number? It is a number which indicates, yeah, which tells us about the possible hybridization. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास हाइब्रिड नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7 तक याद रखना है। अगर हमारे पास हाइब्रिड नंबर 1 है तो नहीं, 1 तो पॉसिबल नहीं होगा, कम से कम 2 आएगा। ठीक है, 2 से 7 तक होते हैं। अगर हाइब्रिड नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, 3 है तो sp2, sp3 और dsp2। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। 5 है तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और d2sp3, और 7 है तो sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज योर हाइब्रिड नंबर एंड दीज आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो इट इज फॉर श्योर कि अगर हाइब्रिड नंबर आपने फाइंड कर लिया 3 तो आपको पता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, दैट विल बी sp2। अब हमने सीखना है कि हम हाइब्रिड नंबर को पता कैसे लगाएंगे कि हाइब्रिड नंबर क्या है और कैसे उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब हाइब्रिड नंबर क्या है? इट सिंपली टेल्स अस कि कितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगी। हाइब्रिड नंबर 2 होने का मतलब एक s और एक p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, 3 होने का मतलब एक s और 2 p, टोटल 3 हो गए ना, 3 आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। तो व्हाट डज हाइब्रिड नंबर टेल्स? इट टेल्स अस अबाउट द, ऐसे लिख लो, इट टेल्स अस अबाउट द number of orbitals that are involved in hybridization। ठीक है, that are involved in hybridization। देखो, इसके दो फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला, हाइब्रिड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, प्लस क्या है? एक तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको स्ट्रक्चर दे दिया अमोनिया का, इसका आपको बताना है हाइब्रिड नंबर क्या होगा। तो सिंपल है, कितने लोन पेयर है इसके ऊपर? सिर्फ एक लोन पेयर है, प्लस सराउंडिंग स्पीशीज कितने? 1 2 3, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4। 1 सेकेंड,
ओके, तो ये हो गया क्लियर सबको। यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड नंबर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4। ओके, एक और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो भी आपने याद रखना है। शुड आई रब दिस नोट के लिए सब राइट? Yes, ma'am. एक और फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो भी लिख लो। हाइब्रिड नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम। अगर आपके पास स्पेस है ना तो आपने ये सारा एक ही लाइन में लिखना है, आगे कंटिन्यू करके मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको ऐसे लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम्स माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज डिवाइड बाय 2। ओके, तो हमारे पास V की क्या है, लिख लो फटाफट से, दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, mono Ma is nothing but monovalent atom. C stands for cationic charge. Okay, and A stands for anionic charge. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम्स माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल आ गया SF4, ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि हाइब्रिड नंबर क्या है। तो आप कैसे बताओगे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने किसके लेने ना, ये याद रख लेना, ये होंगे सेंट्रल एटम के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के कितने हैं, सल्फर के 6 होते हैं, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं, जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। व्हाट आर मोनोवेलेंट, जो हमारे पास, व्हाट इज दिस monovalent atom, which means they form only one bond. For example, hydrogen को एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। फ्लोरीन की बात करें, HF F2 सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इनको मोनोवेलेंट एटम्स बोलेंगे जिनकी वैलेंसी 1 है। तो कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं इसमें, यू हैव इन टोटल 4 मोनोवेलेंट एटम्स, तो 6 प्लस 4 माइनस कैटायनिक चार्ज कितना है इस पे, चार्ज ऑफ कैटायंस, दैट इज कोई कैटायनिक चार्ज मतलब क्या इसके ऊपर +1 है, नहीं, ये हो गया कैटायनिक चार्ज। क्या इसके ऊपर -2 है, ये हो गया अनायनिक चार्ज। तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, ना माइनस में कुछ प्रेजेंट है ना प्लस में कुछ प्रेजेंट है, तो आप कुछ नहीं ऐड करोगे, सिंपली इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 5। तो दैट मींस हाइब्रिड नंबर अगर 5 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी sp3d, ठीक है, that will be sp3d। बट इससे ना हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती है, जैसे ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि कल को अगर हमारे पास रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल आता है, जैसे SF4 था, तो हम उसकी फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन बता सके कि ये मॉलिक्यूल है, ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। बट ये जो दोनों मेथड्स हैं ये काफी जगह पे फेल हो जाते हैं। जो आपको मैंने सेकंड मेथड बताया ये वाला, ये तो मोस्टली आपका हर जगह काम आ जाएगा, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे आप इनको नहीं बता सकते हो कि इससे हेल्प नहीं ले सकते हो आप। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ SNF3, तो क्या आप इसका बता सकते हो हमारे पास की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। पहले आप इसका हाइब्रिड नंबर फाइंड करके दो मुझे, व्हाट विल बी द हाइब्रिड नंबर अकॉर्डिंग टू दिस।
SNF3 का क्या है हाइब्रिड नंबर? डेसिमल में आ रहा है किसी का आंसर, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल या फ्रैक्शंस में आ रहा है? कैसे निकालोगे इसका हाइब्रिड नंबर? पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। जब तक आपको सेंट्रल एटम नहीं पता इस पे आप नहीं निकाल सकते, तो पहले तो उसके लिए रूल लिख लो। रूल्स फॉर डिसाइडिंग व्हाट इज द सेंट्रल एटम। तो रूल्स हमारे पास क्या क्या है? पहले तो लिखो सेंट्रल एटम is the one which has central atom is the one which has largest size, okay, एक तो ये हो गया। दूसरा it is the one which is least in number, ठीक है। जैसे फ्लोरीन 3 है, सल्फर एक ही है, नाइट्रोजन भी एक ही है, तो जिनका नंबर सबसे कम है वही हमारे सेंट्रल एटम बनते हैं, हर कोई सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। और तीसरा इट शुड बी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अब इन सब स्टेप्स को देख के क्या आप बता सकते हो? इन तीनों चीजों को एनालाइज करो, तीनों पॉइंट्स को एनालाइज करो और इसके बेसिस पे बताओ सेंट्रल एटम कौन सा होगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या सल्फर? Which would be the central atom? सल्फर है ना, इसका नंबर भी सबसे कम है, साइज सबसे बड़ा है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी सबसे ज्यादा है, तो हमें पता लग गया सेंट्रल एटम, इसके बेसिस पे सेंट्रल एटम विल बी सल्फर। नाउ यू चेक व्हाट इज द हाइब्रिड नंबर फॉर दिस केस। 4.5 हाँ जी 4.5 4.5 हाँ, सेंट्रल एटम इज सल्फर, है ना। हाँ, सेंट्रल एटम सल्फर है और आपके पास हाइब्रिड नंबर 4.5 है। और अगर आपका हाइब्रिड नंबर 4.5 आ रहा है तो फिर उसके बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते ना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्योंकि या तो 4 होना चाहिए हाइब्रिड नंबर तो sp3 है, या हाइब्रिड नंबर 5 होता तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती। अब बीच की तो हाइब्रिडाइजेशन कोई भी नहीं होती, तो ऐसे केसेस में ये रूल फेल कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कहीं पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है, पर मैक्सिमम जगहों पे एप्लीकेबल है। कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसी होगी जिसके केस में वो रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो उसके लिए अब जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगी वही फॉलो करना है आपने, ठीक है। SNF3 के केस में जैसे अब मैं स्टेप्स लिख पा रही हूँ, आपने वो स्टेप्स नोट करने हैं। पहला स्टेप, डिसाइड द सेंट्रल एटम, डिसाइड द सेंट्रल एटम, ओके। अब वो आपको कैसे डिसाइड करना है उसके रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए। सेकंड, राइट द valence electrons, write the valence electrons of central atom, write the valence electrons of central atom। अब जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमने डिसाइड कर लिया सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। उसके बाद लिखो राइट द वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, राइट द वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो देखते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? एक नाइट्रोजन जनरली कितने बॉन्ड्स बनाता है? अमोनिया में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3। नाइट्रोजन N2, इसमें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3। तो मतलब ज्यादातर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या रहती है? 3। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट इन नेचर,
फिर फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी रहती है 1, एक ही बॉन्ड बनाता है ना फ्लोरीन। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है और फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, तो 3 फ्लोरीन कितने बॉन्ड्स बनाएंगे 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, है ना। या इसको छोड़ो, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है सेंट्रल एटम सल्फर है, ठीक है, उसके साथ नाइट्रोजन भी अटैच होगा आके। सेंट्रल एटम सल्फर है, सराउंडिंग एटम, अगर सेंट्रल एटम पता लग गया सल्फर है, इसका मतलब सराउंडिंग एटम्स कौन से हो जाएंगे फ्लोरीन और नाइट्रोजन, तो ये हो गए हमारे सराउंडिंग एटम्स। अब हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो हमने उसके 3 बॉन्ड बना दिए। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, ये वाला भी एक बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा और ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास एक ही बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर सकते हैं कि चलो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, पर इसके लिए अब हमें क्रॉस चेक भी करना है कि जैसा हम सोच रहे हैं क्या स्ट्रक्चर वैसा ही है, तो वो हम कैसे दिखेंगे। अब नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है सल्फर के साथ, तो वो कैसे बनाएगा, उसका मतलब सल्फर के 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है ऐसे ही बनता ना बॉन्ड, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैप कर जाएंगे। इसका मतलब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं, तो कितने बचे, यहाँ पे ऐसे करो, 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, किसके लिए यूज हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और 2 पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए, किसके साथ नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 ये वाले फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये वाले फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा और इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो इसका मतलब ये भी तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे, किसके लिए यूज हो जाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए। किसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर इसका। अब बस आप एक बार चेक कर लो कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर उसके पास नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, इसका मतलब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते, तो हम बोलते हैं कि अच्छा बॉन्ड्स बनाने के बाद सल्फर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे, तो इसका मतलब वहां पे एक लोन पेयर भी होगा, बट अभी इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहे, दैट मींस नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, ओके। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ SNF3। अब हम इसका हाइब्रिड नंबर निकाल सकते हैं। अब हाइब्रिड नंबर मैंने बताया था ना क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, राइट, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर स्ट्रक्चर में कोई भी नहीं है, ठीक है, 0 प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1, एक तो ये सिग्मा 2 3 4, हाइब्रिड नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो अननोन स्ट्रक्चर्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका हाइब्रिड नंबर और उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं। क्या ये एग्जांपल सबको क्लियर है एवरीवन? यस मैम। तो मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ अभी, आपने क्या करना है आज घर पे बैठ के क्लास के बाद अभी इसको जो है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ना रूल्स ऑफ डिसाइडिंग द सेंट्रल एटम में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, दैट हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम, ओके, हाइड्रोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम, वो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आप ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, अभी इनको सॉल्व कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे स्ट्रक्चर फाइंड करने की, ठीक है। Then we have to also move our topic further on कि स्ट्रक्चर जो है आपके पास, सॉरी, ज्योमेट्री में और शेप में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी क्लास में किसी को कोई डाउट है,
आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? ओके, ठीक है, तो फिर आई एम एंडिंग द क्लास. नेक्स्ट विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक. ओके.